हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, घटना सार हम कर रहे हैं जनवरी से जून तक की 2-4 वीडियोस हो रहेंगे। तो आप कहेंगे कि हर बार 2-4 बोल देती है, लेकिन हाँ, लिटरली 2-4 ही वीडियोस हो रहेंगे। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपके 2-4 वीडियोस जब मैं प्रोवाइड कर दूंगी तो घटना सार खत्म हो जाएगी। फिर हम 2-4 वीडियोस ज्योग्राफी के देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी के टॉपिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा मुझसे वही कहा गया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों के पूरे पूरे जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं सबको देखकर इन 3 महीनों के करंट अफेयर्स करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम रहा और आप लोग वीडियोस देखते रहे तो बाकी जो मैगजीन्स हैं उससे भी मैं जनवरी टू जून वाले जो करंट अफेयर्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं घटना सार से, वो भी देखकर एक बार बता दूंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी पे स्विच करेंगे 2-4 वीडियोस के लिए, देन वील कम बैक टू करंट अफेयर्स। और ये 3 महीने जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो ये 3 महीने पूरे होलिस्टिकली कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सीरीज के साथ साथ जब आप उसको टेलीग्राम चैनल के जो जो भी क्वेश्चंस, जो भी आर्टिकल, जो भी पॉइंट्स मैं शेयर कर रही हूँ उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तभी आपके करंट अफेयर्स होलिस्टिकली होंगे। ठीक है, तो प्लीज कर लीजिएगा, आप ही का बेनिफिट होगा। एंड यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, एक और इशू है, कुछ आवाज आती है जो मुझे जनरली नहीं आती है। आप लोगों ने बोला था तो मैंने भी सुनने की फिर बाद में कोशिश करी, तो थोड़ा सा टिक टिक आवाज आती है। इट इज नॉट बिकॉज आई हैव सम अलार्म क्लॉक, मेरे पास कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, ना ही मैं पेन का कुछ करती हूँ। कुछ माइक का इशू है, आई एम ट्राइंग कि रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, और दूसरी चीज, एक जो क्वेश्चन था उसका करेक्शन करना है। जो पेच टाइगर रिजर्व है, हमने लास्ट वीडियो में करा था, ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है। ठीक है, लेकिन जो डार्क स्काई पार्क बन रहा है वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में ना बनकर महाराष्ट्र में बन रहा है। ठीक है, तो पेच टाइगर रिजर्व में जो डार्क स्काई पार्क है वो महाराष्ट्र होगा, एमपी नहीं है। ठीक है, एंड आइए अब देख लेते हैं वीडियो। देखिए, पिछले एक वीडियो में मैंने बता दिया था कुछ, यहाँ पर आइसलैंड बता दिया था। ठीक है, तो आइसलैंड, आयरलैंड, ये आइसलैंड है और इसको आयरलैंड बता दिया था। आयरलैंड हमारा ये नहीं होगा, आयरलैंड हमारा यहाँ पर पड़ेगा, ये इसी जगह पर होगा कहीं ब्रिटेन के पास। तो किसी एक बच्चे ने कहा था आपने आइसलैंड को आयरलैंड बता दिया है, तो ये भूल चूक माफ, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये है कि एक बच्चे ने कहा है कि बहुत ज्यादा क्लमजी लगता है और समझ नहीं आता। देखिए, अगर आप मेरी बातों को बिना सुने देखेंगे तो फिर आप डर जाएंगे कि अरे इतना सारा मैप में इन्होंने क्या किचपिच कर दिया। लेकिन जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा। चलिए अब देख लेते हैं। देखो, स्विट्जरलैंड में, ये स्विट ये बीच में पड़ता है स्विट्जरलैंड हमारा, ये जो स्विट्जरलैंड है यहाँ पर एक पाथ टू पीस समिट हुई थी। अब पीस किसको दिलानी है इनको, अपने इधर जो यूक्रेन और ये पड़ता है रशिया, इनके बीच में ये पीस स्थापित करवाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए इन्होंने एक मीटिंग करी, पाथ टू पीस समिट। लेकिन जब ये लोग मीटिंग करते हैं तो ये लोग करते क्या है, यूक्रेन के ये पक्षधर है, यूक्रेन को बुलाते हैं, रशिया को बुलाते ही नहीं। ठीक है, तो रशिया को इन्होंने बुलाया ही नहीं और चाइना भी इसमें नहीं आया। ठीक है, तो कोई भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, उसके बीच में अगर आपको पीस एस्टैब्लिश करवानी है तो दोनों पार्टीज को लाओ, तभी तो उनमें सुलह हो पाएगी। लेकिन इनका मानना अलग है, अपने हिसाब से चलते हैं ये यूरोपियन कंट्रीज और ये वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, ये बेसिकली स्विट्जरलैंड के एक, ये अजीब सा नाम है थोड़ा सा, यहाँ पर ये रिजॉर्ट था बुर्गेन स्टॉक। क्या नाम है, बुर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट, एक बार सुन लो टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी, पाथ टू पीस समिट यानी कि सम्मेलन। ठीक है, शांति के की तरफ कदम बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सम्मेलन किया। इसमें 100 डेलीगेशन आए थे, 80 कंट्रीज से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन भारत हमेशा आप देखेंगे तो जब मोदी जी भी विजिट पर गए थे यूक्रेन की, तो उन्होंने कहा था हम किसी के साइड नहीं है, हम किसके साइड है, पीस के साइड है। मोदी जी ने पीस का साथ दिया था। तो यहाँ पर इंडिया ने साइन नहीं किया। इन्होंने जो डॉक्यूमेंट निकाला इसमें इन्होंने कहा कि जो भी यूक्रेन का जो भी नुकसान हुआ है, जो भी चीजें, उसकी भरपाई करने की जरूरत है। और साथ में इन्होंने कहा कि यूक्रेन की जो भी
सॉवरेनिटी है, जो भी लैंड उसने ले लिया है रशिया ने, वो सब वापस करो। तो मतलब कुल मिलाकर यूक्रेन का पक्ष लिया इन्होंने, तो इंडिया ने उसमें साइन नहीं किया है। ठीक है, इंडिया के साथ सऊदी अरेबिया, यूएई और साउथ अफ्रीका, ये 3 देश और हैं जिन्होंने उस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किया है। ब्राजील ने उसको अटेंड किया था इस मीटिंग को, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह ही अटेंड किया था। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स है जो उससे हमसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये जो एक समिट हुई थी, रशिया आया नहीं, चाइना आया नहीं, इंडिया ने साइन नहीं किया, सऊदी अरेबिया और यूएई भाई भाई है, दोनों साथ साथ चलते हैं। सिमिलर हर चीज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट याद करने के लिए बता रही हूँ कि साथ साथ सिमिलर चीजें होती है। ठीक है, और साथ में फिर साउथ अफ्रीका ने कहा मैं भी नहीं साइन करूंगा। ब्राजील सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह आए और चले गए। ठीक है, देखिए इसमें मैंने कम ही चीजें रखी है ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, यहाँ पर पड़ता है हमारा पैलेस्टीन। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है पैलेस्टीन। ठीक है, तो पैलेस्टीन में हमने कहा था सिन कंट्रीज ने मान्यता दे दी है पैलेस्टीन को। कौन कौन सा था? स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे। तो इन तीनों में सबसे पहले मान्यता नॉर्वे ने दी थी। ठीक है, इन लोगों ने मई में मान्यता दी, तो उसके बाद स्लोली स्लोली जब इन्होंने मान्यता दी तो यूरोप के और जो देश है उन्होंने कहा अच्छा हम भी दे सकते हैं। तो स्लोली स्लोली कौन आया? स्लोवेनिया। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि स्लोवेनिया और स्लोवाकिया ये दोनों देश बड़े सिमिलर हैं नाम से, तो अब स्लो याद रखोगे तो स्लोवेनिया भी हो सकता है, स्लोवाकिया भी हो सकता है। तो अब ये स्लोली स्लोली वेन में है। वेन एक अंग्रेजी टर्म है, अगर आप लोगों को पता हो। वेन मतलब VAIN वाला वेन, मतलब नाम वर्ड सुना होगा शायद आप लोगों ने। वेन का मतलब क्या होता है? फर्जी में, फालतू में, यूजलेस का। ठीक है, तो अब इनके दे देने से मान्यता कुछ हो पाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो इन्होंने स्लोली स्लोली आकर वेन में एक काम कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए कौन चौथे नंबर पे किसने मान्यता दी? स्लोवेनिया ने। ठीक है, तो याद रखना सिन के साथ क्या हुआ? स्लोवेनिया जुड़ गया, और सिन में एन आखिरी में है, लेकिन सबसे पहले नॉर्वे ने मान्यता दी। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज और कर लेते हैं, स्लोवेनिया की कैपिटल देख लेते हैं और स्लोवाकिया की कैपिटल देख लेते हैं, तो इससे हमारी थोड़ी सी कैपिटल्स भी हो जाएंगी। तो देखो स्लोवेनिया स्लो वेन में आया, तो इसके अब इसी से इसकी कैपिटल भी लर्न कर लो। अब इसकी कैपिटल जो है ये है लोजुब्लाना, कर अजीब से है, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो जो लुकजुब टाइप के शब्द से कि स्लोली वेन में बोल रहे हैं, लुकजुब की समझ नहीं आ रहा, समझ इट इज वेरी अजीब लॉजिक, बट याद रहेगा। ठीक है, तो इसकी ये हो गई है स्लोवेनिया की कैपिटल। स्लोवाकिया जो हमारा आता है, स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। ठीक है, स्लोवाकिया की क्या है? ब्राटिस्लावा। ठीक है, और ये लुकजुब किसकी है? ये है स्लोवेनिया की। अभी किसी को बोलकर तो नहीं बता पाओगे, लेकिन टिक कर लोगे, वो सही हो जाएगा। राइट, अब हम दूसरी चीज देखते हैं। अब हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में जनवरी 2024 में WHO ने एक देश को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया था। वो कौन सा था? काबो वर्डी। काबो वर्डी ये पड़ता है, छोटा सा ये आइलैंड है, ये है काबो वर्डी। ठीक है, ये जो काबो वर्डी आप कोने में अलग पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इनको मच्छरों की चिंता नहीं है, तो यहाँ पर हो गया इनका मलेरिया फ्री। ठीक है, अब मलेरिया से संबंधित हमने 2 करंट अफेयर्स और पढ़े थे अफ्रीका के ही, उसको भी मैं बताऊंगी, तब तक आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। ये जो काबो वर्डी है, इसको केप वर्डी भी कहते हैं। काबो या फिर केप लिखा होगा तो ठीक है, सेम है, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। इसकी कैपिटल है हमारी प्राया। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? प्राया या फिर प्राया कर जो भी है। ठीक है, ये है इसकी कैपिटल। तो केप वार्डी की हमारी या फिर काबो वार्डी की कैपिटल हो गई। 2 करंट अफेयर्स जो हमने पढ़े थे, यहाँ पर ये कोने में बढ़ता है, तो इन्होंने अपने आप को कर लिया मलेरिया फ्री। लेकिन हमने देखा था यहाँ पर, ये तो हमारा नाइजीरिया है, इसके बगल में आजू बाजू पड़ता है कैमरून। कैमरून ने एक काम किया था। क्या काम किया था? कैमरून ने दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड करा था। अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कैमरून ने काम किया था कि मलेरिया वैक्सीन को ऐड कर लिया था। फिर हमने कहा था अच्छा इधर कैमरून, और दूसरे कोने में था हमारा जिबूती, और जिबूती ने भी मलेरिया से संबंधित क्या किया था? जिबूती ने GM मॉस्किटोज को छोड़ा था ताकि वो मलेरिया से लड़ सके। ठीक है, तो ये कोने में बैठकर इन्होंने मलेरिया फ्री कर लिया, लेकिन बेचारे जो बीच में कॉन्टिनेंट में बैठे हैं वो फ्री नहीं कर पा रहे। एक लोगों ने काम क्या किया? अपने
कैमरून ने काम किया, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जोड़ लिया, और जिबूती ने काम किया, जिबूती ने जीएम मस्किटोज को छोड़ा ताकि मस्किटोज को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर जो ये बेल्ट पड़ती है पूरी ये अफ्रीका की, यहाँ पर मलेरिया का सबसे ज्यादा प्रकोप है। ठीक है, तो ये हमने फिलहाल ये देख लिए, 2 करंट अफेयर्स हमने पुराने रिवाइज कर लिए, मलेरिया सब आ गया एक साथ। फिर आ गया हमारा नाइजीरिया, ये पड़ता है नाइजीरिया। ठीक है, ये जो नाइजीरिया है इसने क्या किया, इसने पहली कंट्री बना है जिसने मेनिनजाइटिस वैक्सीन डेवलप करी है। ये बाकी इसको वेस्टर्न फंडिंग वगैरह आई, उससे इसने मेनिनजाइटिस की वैक्सीन डेवलप की है, MEN5CV। ये वैक्सीन का नाम है मेनिनजाइटिस की। ठीक है, तो ये नाइजीरिया अगर आप ऐसे नहीं सुनेंगे तो आप कभी भी गेस नहीं कर पाएंगे कि ये नाइजीरिया विकसित कर सकता है। ठीक है, तो ये नाइजीरिया ने विकसित किया है, MEN5CV कर है। देखो मैंने मलेरिया की जो बेल्ट बताई थी वो बेसिकली मेनिनजाइटिस की बेल्ट है। मेनिनजाइटिस यहाँ पर बहुत फैला हुआ है, वो मलेरिया की नहीं, मेनिनजाइटिस बीमारी की है। तो उसकी वजह से नाइजीरिया ने यहाँ पर एक ये डेवलप की। ये जो बेल्ट है ये बेसिकली स्ट्रेच करती है मेनिनजाइटिस की सेनेगल से लेकर, इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक, इथियोपिया तक। ठीक है, ये जो इथियोपिया यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर पूरा मेनिनजाइटिस का प्रकोप बहुत ज्यादा है। अब मेनिनजाइटिस किसकी बीमारी होती है, ये बेसिकली दिमाग से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, आगे क्या देखते हैं, कॉरिडोर्स देख लेते हैं। ठीक है, अब जो हमारी समिट हुई थी, हम समिट पढ़ चुके हैं G7 की। ठीक है, G7 की समिट में अब मुझे रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, पुगलिया या फिर अपुलिया भी लिखा हो तो सेम जगह ही है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें कई सारे काम किए गए थे, तो उसी में 2-3 काम और जो किए गए वो हम देख लेते हैं। देखिए मैंने उस दिन बताया था कि ये जो समिट हुई इसमें इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 कॉरिडोर मेंशन्ड है जिसमें ये बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनकी हमको लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, गलियारे, कॉरिडोर क्या हुआ, उन गलियारों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की गई है। सबसे पहले लूजोन का कॉरिडोर, लूजोन आइलैंड कहाँ पर पड़ता है, फिलीपाइंस में। अगर आपको पता है, ये पूछा भी गया है कि ये आइलैंड कहाँ का है, तो लूजोन फिलीपाइंस का आइलैंड है, तो लूजोन कॉरिडोर फिलीपाइंस में। ठीक है, दूसरा एक कॉरिडोर इन्होंने कहा है लोबितो कॉरिडोर। अब लोबितो कॉरिडोर नाम से समझ में नहीं आएगा, तो ये जो लोबितो कॉरिडोर है ये किसके किसके बीच में है, ये बेसिकली एक लोबितो सिटी पड़ती है, अंगोला, अंगोला देश है ये। देखो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, ये है हमारा अफ्रीका। ठीक है, ये DRC कॉन्गो है, नीचे वाला हमारा पड़ता है ये जाम्बिया, ये छोटा सा ये जाम्बिया है, ये कोने वाला पड़ता है हमारा अंगोला। अंगोला के ये कोने में एक सिटी है, इसका नाम है लोबितो। ठीक है, तो ये कह क्या रहे हैं इस कॉरिडोर में, DRC, जाम्बिया और अंगोला के ये लोबितो कॉरिडोर को, इसको ऐसे पूरा जोड़ेंगे, एक गलियारा बनाएंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, तो ये हमारा लोबितो कॉरिडोर हो गया। ठीक है, फिर से साफ साफ देख लो ताकि याद रहे, लोबितो कॉरिडोर में क्या आता है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जाम्बिया, ये अंगोला, इन तीनों को जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, लोबितो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, अंगोला के कोने में एक शहर है। ठीक है, इसके साथ ही एक मिडिल कॉरिडोर की भी बात करी है उन्होंने। मिडिल कॉरिडोर क्या है, ये एक ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट होगा जो बेसिकली पूरा नॉर्थ से साउथ तक जाएगा। तो उसमें ऐसा एक वो नहीं है, जैसे ये स्पेसिफिक हो जाता है, लूजोन स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसमें काफी सारे कंट्रीज होंगे, राइट। तो उसका इमेज वगैरह मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। फिलहाल हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी, साथ में एक इन्होंने ये भी कहा है कि ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है, उसमें भी ये सहायता करेंगे। तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव बेसिकली किसका है, अफ्रीका का है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हेल्प करेंगे। ग्रेट ग्रीन वॉल से समझ में आ रहा है कि हरी चीजों को बढ़ावा देना, यानी कि जो डेजर्टिफिकेशन है उसके अगेंस्ट रिस्टोरेशन की बात की गई है इस इनिशिएटिव के अंतर्गत। ओके, तो ये हमने देख लिया, वापस करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा। फिर हम चलते हैं अब यूएई की तरफ। यूएई में क्या हुआ, यूएई का जो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दुबई का बेसिकली जो एयरपोर्ट है उसको अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो ये दुनिया का लार्जेस्ट टर्मिनल डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो अब दुबई लोग ज्यादा जाते हैं, तो वहीं पर जिसको देखो वो दुबई घूमने जा रहा है।
तो वहीं पर लार्जेस्ट टर्मिनल डेवलप हो रहा है। एक चीज और हुई है यूएई में जो एक एडी नॉक कर कंपनी है इनकी, इसके साथ गेल ने एक अग्रीमेंट किया है एलएनजी से संबंधित। ठीक है, ये जो अग्रीमेंट है ये तभी हुआ था जब मोदी जी गए थे यूएई की विजिट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, अगला आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित। अभी तक हमने कोई करंट अफेयर अभी तक एज सच नहीं देखा है। ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ पड़ता है, अब देखो मैंने यहाँ पर्थ कर दिया लेकिन यहाँ पर है पर्थ, इसको लोनली सिटी भी कहा जाता है क्योंकि बाकी ऑस्ट्रेलिया के मेजर शहर इधर पड़ते हैं। एक बार पूछा भी गया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कौन से उसमें है, कोस्ट में, तो कुल मिलाकर क्रैनबेरा कैपिटल है और इस वाले कोस्ट में ये क्या पड़ेगा हमारा, ये पड़ जाएगा साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये है पर्थ, इधर पड़ेगा। यहाँ पर हुआ क्या, 7वीं इंडियन ओशियन समिट हुई। तो इंडियन ओशियन की बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया को तो आना ही पड़ेगा। तो 7वीं इंडियन ओशियन समिट कहाँ पर हुई है, ये हुई है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर हम थोड़े से और चीजों को देखेंगे। तो स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड के एक बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में एक पीस समिट बैठाने की कोशिश की गई यूक्रेन और रशिया के बीच में, जिसमें रशिया को बुलाया नहीं गया, रशिया नहीं गया तो चाइना नहीं गया, और इसमें 100 डेलीगेशन आए 80 देशों के। इंडिया ने कहा हम साइन नहीं करेंगे ऐसे पार्शियलिटी वाली चीजों में, सऊदी अरेबिया और यूएई ने कहा हम भी नहीं करेंगे, तो साउथ अफ्रीका बोला हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ब्राजील ने एक ऑब्जर्वर की तरह इसको बस देखा। ठीक है, ये चीजें हो गई। सिन के साथ ये हमारा जो स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे जिसने पैलेस्टीन को मान्यता दी थी, जिसमें नॉर्वे सबसे पहले था, उसके पीछे स्लोली वेन में जो काम किया गया वो स्लोवेनिया ने किया और इन्होंने भी पैलेस्टीन को मान्यता दे दी। कैबो वर्डी, इसने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, इसको WHO ने मलेरिया फ्री घोषित कर दिया। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल को भी मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है। ठीक है, इसको एक बार चेक कीजिएगा। देन ये पड़ता है हमारा नाइजीरिया ने क्या किया, मेनिंजाइटिस वैक्सीन डेवलप की MEN5CV से। ठीक है, लोबिटो कॉरिडोर जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की। ये कौन कौन से देशों से बनता है, DRC कॉन्गो, जाम्बिया और फिर अंगोला का छोटा सा एक पोर्ट सिटी है लोबिटो, उसी के नाम पर ये कॉरिडोर है। ठीक है, फिलीपाइंस में बनेगा लुजोन कॉरिडोर, और यूएई में अल मक्तूम इंटरनेशनल पोर्ट जो है यहाँ पर लार्जेस्ट टर्मिनल डेवलप हो रहा है। गेल ने यूएई की ANDC कंपनी के साथ एक LNG पर अग्रीमेंट कर लिया है। 7वें पर्थ में 7वां इंडियन ओशियन समिट होगा। ठीक है, इतना हमने मैप से देख लिया, आई होप लर्न हो गया होगा। अब वापस थोड़ा सा ऐसे पॉइंट्स देख लेते हैं। अब देखिए, शेख हसीना के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्या पूछा जा सकता है, इनकी पार्टी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे थे इमरान खान, इनकी पार्टी कौन सी है। ठीक है, तो तहरीक इंसाफ करके पार्टी है, नॉट तालिबान, ऐसे करके कुछ नाम है, तहरीक करके। ठीक है, तो इसीलिए इनकी पार्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे तो आसान है, शायद आप लोगों को पता हो, बट स्टिल। अब हुआ क्या, 9 जून को जब प्रधानमंत्री के हमारे स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तब बुलाए गए थे, आसपास के देशों को बुलाया गया था कि जो प्रमुख थे, मैंने बताया था, हम पिछली बार कर चुके हैं कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन के अंतर्गत देशों को बुलाया गया था। और नेबरहुड फर्स्ट में बांग्लादेश तो हमारा नेबर है, तो उनको बुलाया गया था, तब ये आई थी। लेकिन वक्त इनका कैसे पलटेगा 1-2 महीने के डिफरेंस में, तो ये आई प्रमुख बनकर 9 जून को भारत। ठीक है, उसके बाद फिर ये 21-22 जून में भारत की विजिट में आई थी। जब ये आई तब इन्होंने 10 अग्रीमेंट्स किए। जब ये थी प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना, भारत के साथ संबंध अच्छे थे बांग्लादेश के। उसके बाद जब ये आई थी उस समय पर तीस्ता नदी जल संरक्षण के प्रबंधन से संबंधित समझौता हुआ। कहा गया था कि राजशाही से, जो कि बांग्लादेश में है, कोलकाता के बीच में एक ट्रेन चलाई जाएगी, चटगांव से कोलकाता के बीच में बस सर्विस शुरू होगी, मेडिकल वीजा दिया जाएगा बांग्लादेश के लोगों को। ठीक है, इंडिया जो है ये रंगपुर में नया सहायक उच्च आयोग खोलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे करंट अफेयर्स थे 21-22 जून के। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ने पूछा जा सकता है, राइट। क्या क्या हुआ, तीस्ता नदी जल संरक्षण से संबंधित प्रबंधन पर बात की गई, राजशाही से कोलकाता में ट्रेन चलाई जाएगी, चटगांव से कोलकाता बस, मेडिकल वीजा बांग्लादेश के लोगों के लिए, रंगपुर में एक नया उच्च आयोग यानी कि हाई कमीशन खोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है जून के बाद बढ़ते हैं आगे, और आ गया 5 अगस्त, और वहां पर हम देखते हैं हो गई क्रांति
तो बहुत सारे उसके कॉजेज हैं, वो सारा हमारा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हम एनालाइज करें कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर आसपास में कुछ भी हो रहा है तो उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, उससे हमसे क्वेश्चन मेंस में पूछा जाएगा, और पूछा जाता भी है तो हमें मेंस के लिए वो रेडी करना है। बाकी उस डिटेल में नहीं जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, जो कोटा दिया जाता था वहां पर, उसके बाद वहां की इकोनॉमिक पॉलिसीज, इनइक्वालिटीज, बहुत सारे कॉजेज थे। कुल मिलाकर 5 अगस्त को उनको देना पड़ा रेजिग्नेशन, क्योंकि वहां पर लोग सड़क पर उतर रहे और अब ये भाग कर आई कहा, इंडिया। ठीक है, तो ये 2009 से रूल कर रही थी। 2009 के बाद अभी हाल ही में जो इलेक्शंस हुए थे जनवरी में, उसमें भी ये जीती थी। तो उस इलेक्शन से संबंधित भी बहुत सारी चीजें थी कि जो भी ऑपोजिशन के लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया, और जो इलेक्शंस थे वो उतने फेयर नहीं थे। नहीं, तो थोड़ा सा अब हम बैकग्राउंड समझेंगे इनसे संबंधित। देखो, 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिलती है। देखो, अब इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बताऊं, इंटरव्यू रियल इंटरव्यू का नहीं है, मॉक इंटरव्यू जो दिया था मैंने, उसमें उन्होंने पूछा था उस समय पर भी, जब इंटरव्यू होने वाले थे, तो ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी बांग्लादेश में, तो वो न्यूज में था, तो पूछा था कि ये 16 दिसंबर डेट से पूछा था, क्योंकि 16 दिसंबर को मेरा बर्थडे होता है, तो ये जो डेट है, इसीलिए इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था कि वो डेट कैसे आपके जीवन से संबंध रखती है। तो मतलब ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, इसीलिए बता दिया। एनीवेज, तो 16 दिसंबर 1971 को इंडिपेंडेंस मिली। 75 में इनकी फैमिली को असैसिनेट कर दिया गया, इनका पूरा परिवार मार दिया गया था। ये और इनकी बहन शेख हसीना, और इनकी बहन जो थी ये बांग्लादेश में तब नहीं थी, शेख हसीना अपने पति और बच्चों के साथ इंग्लैंड में थी, वरना इनको भी शायद मार दिया जाता। पूरा परिवार असैसिनेट हो जाता है इनको जब वहां पर खबर मिलती है, तो फिर ये राजनीति में आने का निर्णय लेती हैं। फिर इनके पास राजनीति में आने के जो चॉइस नहीं रह जाती, क्योंकि अब उनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए इसको करना पड़ता है, राइट। 1981 में ये बांग्लादेश वापस जाती है। ठीक है, उससे पहले ये बांग्लादेश नहीं गई। देन 1996 में हम देखते हैं, 1996 में जब चुनाव होते हैं तब इनका पहला टर्म होता है, ये पहली पीएम बनती है बांग्लादेश की। उसके बाद जनवरी 2009 में बनी, फिर 2014 में, फिर 2018 में, और उसके बाद ये 2024 में जो चुनाव हुए उसमें ये चौथे कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए बनी। कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? लगातार। ठीक है, अभी तक ये जब बनी थी उसके बाद 5वीं बार वैसे तो बनी, लेकिन लगातार चौथी बार बनी थी। ठीक है, तो ये हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स देख लिए, और इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स होंगे प्रीलिम्स के लायक, तो उससे रिलेटेड मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है अभी फिलहाल, जब ये चली गई तो वहां पर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर के पद पर नहीं रखा गया है। इंटरिम गवर्नमेंट इनके अंतर्गत, यानी कि जो अंतरिम सरकार है वो बना दी गई है, ताकि चुनाव तक ये रहे, और इनको एक चीफ एडवाइजर बना दिया गया था 8 अगस्त को। ठीक है, ये जो है ये नोबेल प्राइज विजेता है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला है 2006 में। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। मोहम्मद यूनुस, ये ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं, और ये पायनियर रहे हैं माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस के, और इसी से संबंधित इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है। ठीक है, तो ये हमारे प्रीलिम्स के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अलावा थोड़ा सा हम और देखेंगे आज। देखो, अब ये एक्ट आया था, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, यानी कि लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024। ठीक है, तो वैसे तो जो एक्ट है उनसे संबंधित क्वेश्चंस कम ही आने की संभावना रहती है, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जाम भी इसीलिए कैंसिल हो गया था, क्योंकि हो गया था वहां पर लीक पेपर। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 फरवरी को लोकसभा में ये बिल पारित हुआ, 9 फरवरी को राज्यसभा में, 12 फरवरी को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और इसमें कुछ ऐसा ज्यादा इसके प्रावधान हमें देखने नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं। 10 साल से 1 करोड़ तक का, 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसमें जो भी लोग अनुचित साधनों का प्रयोग करेंगे उनको 3 से 5 साल तक की सजा, और साथ में 10 लाख का जुर्माना। नकल करने की स्थिति में 3 से 5 साल तक की सजा। ठीक है, 3 से 5 साल तक का, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद अगला आता है, अब एक पॉइंट है कि भारत की लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक, यानी कि जलवायु जो घड़ी है, ये कहां पर है? ये स्थापित की गई थी CSIR का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहां पर। ठीक है, और ये इंस्टॉल और एक्टिवेट की गई थी 23 अप्रैल 2024 को, जो कि अर्थ डे था। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ डे जो है ये 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है, 23 अप्रैल को नहीं। एंड ये जो किया गया था,
ये 23 अप्रैल को किया गया था। और बेसिकली थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि हमारा जो देश है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अप ना होने पाए, तो उसमें जो आप लोगों को इसमें मेरे वीडियोस में टिक टिक की आवाज़ आती है, तो उस टिक टिक की आवाज़ से अवेयरनेस बढ़ाने का प्रयास किया गया है, सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया। अर्थ डे 22 अप्रैल को होता है। ठीक है, देन अब आता है यूरोपियन यूनियन। देखो, यूरोपियन यूनियन ने 2-4 चीज़ें की हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे अभी हम। सबसे पहले तो यूरोपियन यूनियन ने एक नेचर रिस्टोरेशन लॉ, प्रकृति बहाली कानून पास किया है। ठीक है, जिसके माध्यम से ये करेंगे क्या, रिस्टोर करेंगे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को, प्रिजर्व करेंगे, यानी कि संरक्षित करेंगे और उसको वापस लाने की, उसको सही से बहाल करने की कोशिश करेंगे। 20 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने इसके फेवर में, इस एक्ट के फेवर में वोट दिया है। और इसके कहा क्या गया है इसमें कि 2030 तक एटलीस्ट 20% जो है लैंड और सी को रिस्टोर कर लिया जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक 20% की बात है कि हम लैंड और सी में जो भी नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर कर लेंगे। उसके बाद 81% यानी कि 81% जो हैबिटेट्स हैं यूरोपियन यूनियन में वो पुअर या खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। 10% जो बटरफ्लाईज और बीज है, यानी कि जो मधुमक्खियां और तितलियां हैं, ये विलुप्त होने के कगार पर है। थोड़ा सा ये स्टेटमेंट था, इतना ज्यादा इसमें रटना नहीं है, बट हमको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन ने ऐसा कानून पास किया। ठीक है, उसके बाद एक आता है इकोसैक, इकोसॉक। ये है बेसिकली, इकोसॉक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूनाइटेड नेशंस की। इसमें कई सारी बॉडीज होती है, कई सारे इसके एसोसिएटेड बॉडीज हैं, जिसमें से 17 बॉडीज हैं लगभग, जिसमें इंडिया को सेलेक्ट किया गया है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद जगजीत पावड़िया जो है, इसमें एक बॉडी है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इसका इनको अध्यक्ष चुना गया है 2025 से 30 के लिए। लगातार ये तीसरी बार बने। ठीक है, इससे पहले भी यही थे इसका मतलब। तो पावड़िया थोड़ा सा बेवड़िया टाइप का शब्द साउंड कर रहा है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल की बात होगी तो पावड़िया बेवड़िया को कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोदी जी की विजिट। इस बार मोदी जी की बहुत सारी विजिट्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है। भूटान गए थे मार्च 2024 में, तो ये 10,000 करोड़ की सहायता की बात करी थी कि भूटान को हम देंगे। आपको पता है भूटान पर चाइना अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। वहां पर हम इसको पढ़ चुके हैं, जब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स देखे थे हमने मोदी जी के, तो उसमें हमने देखा था कि भूटान का अवार्ड भी, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो मोदी जी को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक ग्यात्स्यूरन जेटसन पेमा वांगचोक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल थिम्पू में इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो इतना नाम नहीं लर्न करना है, अजीब सा नाम है, तो इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया बस। ठीक है, देन ईयू की 2 चीजें हम ये और देखेंगे। ऊपर तो हमने देखा एक प्रकृति बहाली के लिए कि रिस्टोर किया जा सके उसको। दूसरा, ईयू ने क्या किया है, पहला कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित लॉ लेकर आया है। ठीक है, इसकी डिटेल्स जो होंगी वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। फिलहाल ईयू की 3 चीजें हमें पढ़नी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया है। और तीसरी चीज क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने के लिए ईयू ने एक कानून बनाया है। तो 3 चीजें यूरोपियन यूनियन ने की है। सबसे पहले नेचर से संबंधित, दूसरा साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है एआई। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ईयू उतना आगे बढ़ चुका है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी होगी, लेकिन उतनी नहीं है, तो महिलाओं से संबंधित इन्होंने कानून पास किया है। तो ये 3 चीजें किसने की है, यूरोपियन यूनियन ने। यहाँ पर एक कंपैरिजन हो सके इसीलिए मैंने सबको एक साथ लिख दिया, राइट। इसके साथ अब हम इसको एंड करेंगे। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है लाइक तो जरूर कर दिया करिए, अगर आप कर सकते हैं तो शेयर भी कर दिया करिए, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।